हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स कॉटरी। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट कैलाश और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में, जिसमें कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अब आसान हो चुका है। और ये बदलाव बहुत ही जेन्युइन है क्योंकि इसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं और कई सारे बिजनेसमैन इससे भी परेशान थे जो आखिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आने में काफी लेट हो जा रहा था, जिसके कारण कई सारे बिजनेस में उन्हें सरवाइव होने में, उन्हें अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ करते थे। लेकिन अब जाकर के जब ये अमेंडमेंट आया है, इसके बाद अब इसमें चेंजेस आ चुके हैं और क्या चेंजेस आए हैं वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, जिसमें कि हम ये समझेंगे जो आखिर ये जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो सबके लिए है, क्या कोई भी नॉर्मल पब्लिक अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और अगर वो अप्लाई करता है तो क्या इमीडिएट सबका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा या फिर कोई चेंजेस है, और कौन कौन से पर्सन इसमें एलिजिबल होंगे और साथ ही इसमें किस तरह के प्रोविजन में बदलाव किए गए हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, इसमें जो है आपका 31 अक्टूबर 2025 को एक अमेंडमेंट आया, नोटिफिकेशन आया एक, ये आपका 18/2025 का, जिसमें कि सेंट्रल टैक्स ने 31 अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया गया सीजीएसटी रूल 2017। और इसके अमेंडमेंट के बाद ये 14 रूल 14A इसमें ऐड किया गया, जिसके बाद अब ये 1 नवंबर से इफेक्टिव था। इमीडिएट रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम आया है उसे एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो है लाया गया, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जीएसटी सीजीएसटी रूल 2017 में ऐड किया गया और इसे एप्लीकेबल किया गया 1 नवंबर 2025 से। मतलब जो कोई भी पर्सन अगर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और उन्होंने किया होगा 1 नवंबर 2025 के बाद, तो उनका रजिस्ट्रेशन बहुत ही इमीडिएट, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बात इसके अकॉर्डिंग कही गई है। अब इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी बातें हैं, जो इसमें एलिजिबल कौन है, किसके लिए है, ये क्या पर्पस था, वो सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम पार्ट टू पार्ट समझेंगे और इसे हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि ये सारी बातें आप समझ पाओ और जान पाओ इसके बारे में। अब ये पर्पस क्या था? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट इसका ये रहा टू प्रोवाइड द वॉलंटरी सिंप्लीफाइड एंड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन रूट अंडर द सीजीएस under the GST for small taxpayer whose monthly output tax liability on supply of registered person is low, thereby improving the ease of doing business। मतलब वो सारे सप्लायर, वो सारे बिजनेसमैन जो कि अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो सारे स्मॉल टैक्स पेयर जिनका मंथली आउटपुट जो है लाइबिलिटी वो कम है, वो अपना इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या वो पर्सन जिनका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आएगा वो क्या अप्लाई नहीं कर सकते? और अगर ज्यादा आता है तो ये पहले कैसे पता चल जाएगा तो क्या आपका ज्यादा आ रहा है, क्या आपका कम आ रहा है? मतलब इसमें कहने का ये है, इस पूरे प्रोविजन का मतलब ये है, जब अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपको लग रहा है जो आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से चला गया है ज्यादा या 40 लाख से ज्यादा चला गया है, जो कि लिमिट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और उन पर्सन के लिए जिनका टर्नओवर बेसिस पे लिमिट डिसाइड होता है। वैसे पर्सन नहीं जिनका वॉलंटरी ले रहे हैं या जिनके लिए मैंडेटरी है, उनके लिए नहीं, लेकिन जो लिमिट के बेसिस पे ले रहे हैं। तो स्मॉल टैक्स पेयर जो कि अब उनके लिए मैंडेटरी हो गया है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना और उनका लिमिट जो है टर्नओवर का वो क्रॉस कर चुका है। अगर उन्हें ये लगता है जब वो उनका जो मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये ध्यान रखना आप, मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम रहेगा, तो वो अपना इस सिंपल वे में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत इजीली तरीके से और काफी आसान तरीके से जल्दी आ जाएगा। ठीक है। अब इट इज एन ऑप्ट इन स्कीम, मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया, द टैक्स पेयर हैज टू चूज दिस रूट, इट डज नॉट रिप्लेस द स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन रूल बट ऑफर अ स्ट्रीमलाइन अल्टरनेटिव। देखिए, इसमें क्या है, ये आपका ऑप्ट इन स्कीम है, मतलब आपका मन है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन लो, आपका मन नहीं है तो आप जो है जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे फॉलो करते हुए, सारे डॉक्यूमेंटेशन देते हुए आप लो, जिसमें कि 7 वर्किंग डेज का वेरिफिकेशन का टाइम है और उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो आपका विद इन 3 डेज का दिया गया है, लेकिन इसमें कई सारे रजिस्ट्रेशन जब हमने अप्लाई किए तो हमने ये देखा जो विद इन आवर या विद इन 3 आवर
जो है रजिस्ट्रेशन आ चुका है। अब क्या कहता है रूल 14A, इसका की प्रोविजन क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। द रूल इज सेट आउट अंडर द CGST रूल 2017 आफ्टर रूल 14 एंड द की फीचर आर, क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है इसकी। A person who apply for the registration under the rule 8, that is the normal registration route, and who determine on his own assessment that the total output tax liability on supply of goods or services or both made to registered person does not exceed 2.5 lakh per month inclusive of CGST, SGST and UGST, UTGST and IGST and the compensation cess may opt for the registration under the rule 14A। देखिए कौन एलिजिबल है इसके बारे में पूरा बताया गया है। तो पहले जो रूल था वो रूल 8 था जिसे फॉलो करते हुए हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, और ये पहले नहीं था, ये अभी भी है, आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्योंकि जो रूल 14A है ये आपका ऑप्ट इन है, मतलब आप इसमें इसे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप नॉर्मल जो रूल 8 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं रूल 14A तो कौन एलिजिबल होगा, जो कि अपने सेल्फ असेसमेंट से, अपने ऑन असेसमेंट से ये पता करे जो उसका टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो उसका टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, टोटल टैक्स लायबिलिटी है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन does not exceed 2.5 लाख। मतलब जो उसका सेल्फ असेसमेंट की बेसिस पे, खुद के सेल्फ असेसमेंट की बेसिस पे, अगर उसका टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है, चाहे वो सप्लाई करे गुड्स या सर्विसेज, अगर उसका दोनों में से अगर ये चीज एक्सीड नहीं करता है 2.5 लाख पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ ऑल CGST, SGST, UT, GST, IGST एंड कंपनसेशन सेस, ये सारी चीजें को मिलाकर के अगर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं जा रहा है देन आप जो है इसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यह बात बहुत बड़ी है जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। अब बात आ गया जो सिंगल रजिस्ट्रेशन पर स्टेट यूटी फॉर द सेम पैन, ये पहले भी था, जो अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द रूल 14A इन अ स्टेट territory cannot obtain another registration under the same PAN in the same state under the rule 14A। ये पहले भी था, जो आप एक पैन नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं क्योंकि आपके पैन बेस ही वो रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ये, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज ऐड किया गया है, जो रूल 14A के अकॉर्डिंग भी आप एक स्टेट के अंदर एक ही रजिस्ट्रेशन एक पैन से आप ले सकते हो, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन जो है इसमें की रिक्वायरमेंट दी गई है, ये मैंडेटरी है, जो आपके आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी, जो कि प्राइमरी एट लीस्ट वन प्रमोटर या पार्टनर इज मैंडेटरी, एक्सेप्शन अंडर सेक्शन ऑफ 25(6)D may not apply। अब यहां पे जो है वो आपका आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया गया है, जो भी पर्सन 14A रूल के अकॉर्डिंग अगर अपना रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, अगर वो पार्टनरशिप में है तो एक पार्टनर या कोई ऑथराइज सिग्नेटरी या प्रोप्राइटर जो है उनके आधार का जो है वो यहां पे ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद ही ये दिया जाएगा, ये प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक ग्रांट विद इन 3 वर्किंग डे। देखिए इसमें टाइम तो दिया गया है 3 दिन का, तो विद इन 3 डेज आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, क्योंकि पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो उनके पास 7 वर्किंग डेज का जो है वो टाइम फ्रेम था, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना रिप्लाई देते थे। मतलब अगर किसी पर्सन ने यहां अप्लाई किया तो विद इन 7 डेज वो अपना रिप्लाई दिया करते थे। जब वो रिप्लाई देते थे फिर उसके बाद उस रिप्लाई के ऊपर जो उन्हें एक्शन लेना पड़ता था वो 7 डेज और टाइम लग गया, तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को वो 14 डेज का खींच देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ये बोल रहे हैं विद इन 3 डेज आपको इसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया जो कि विद इन आवर हमें रिसीव हो गया। जब मैंने आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया तो मुझे विद इन आवर जो है ये रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। मैंने इसका जो है वो मैनुअली करके मैंने देख लिया और प्रैक्टिकल मैंने एक्सपीरियंस कर लिया जी ये कैसे जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो यहाँ पे यही दिया गया है जो 14A के अकॉर्डिंग आपको विद इन 3 डेज आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द 3 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म GSTR REG 1। ये पहले भी फॉर्म था जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जा रहा था, GST REG
जो कि अभी भी किया जा रहा है। और यहां पे मेंशन किया गया है जो आधार वेरिफिकेशन इज कंप्लीट एंड रिस्क पैरामीटर आर सेटिस्फाइड। अगर उसमें भी डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ ऐड नहीं किए गए हैं, डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिया गया है, तो डिमांड किया जाएगा। और इसीलिए ये जो है थोड़ा लंबा पीरियड लिया गया है 3 दिन का। और लेकिन अगर आपका सब कुछ सही है तो उस सिचुएशन में जो है आपको विद इन आवर या विद इन 2 आवर आपको रिसीव हो जाएगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से देखा है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? द टैक्स पेयर व्हाइल अप्लाइंग इन फॉर्म जीएसटी REG 1 सेलेक्ट यस। यहां पे एक ऑप्शन आएगा, जब आप फर्स्ट पेज ऑफ रजिस्ट्रेशन में रहोगे तो वहां पे आपको एक सिलेक्शन आएगा जो क्या आप रूल 14A के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको यहां पे यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो कर लोगे और ये आपका फॉर्म जो है उस अकॉर्डिंग आपका काम होगा। अब आ गया जो अगर, क्योंकि इसमें लिमिट दिया गया है, जो लिमिट ये है जो 2.5 लाख से ज्यादा आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, राइट? तो अब अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में जाकर के हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप विड्रॉ कैसे करोगे या एग्जिट कैसे करोगे? इस कंडीशन से दिया गया है, इफ द टैक्स पेयर वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम रूल 14A फॉर द एग्जांपल बिकॉज द मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विल बी एक्सीड 2.5 लाख और फॉर एनी अदर रीजन ही मस्ट फाइल फॉर्म GST REG 32। उन्हें क्या करना पड़ेगा? फाइल करना पड़ेगा फर्स्टली GST REG 32 application for the withdrawal and the proper officer will pass order in form GSTR REG 3 और rejected। ठीक है, यहां पे क्या होगा? इन्हें फाइल करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के पास, will pass the order in form GSTR REG 33 के अंदर वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे जो मैं इसे विड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, there are the conditions such as all written form, the date of registration till the withdrawal application date must be filed और minimum filing period condition 3 months if before 1st April 2026 and at least 1 tax period if on and after 1st April 2026। No pending and amendment cancellation और pending section 29 proceedings। देखिए इसमें बात कही गई क्या है? जो पहली बात तो विड्रॉल एग्जिट कैसे होगा, तो जब भी आपका 2.5 लाख से एक्सीड कर गया या फिर आपको लगता है जो कोई और रीजन है, अब मुझे इस फॉर्म, इस जो रूल है 14A इसके अकॉर्डिंग नहीं, अब मुझे जो है परमानेंट वाला जो है उसके अकॉर्डिंग लेना है जो कि रूल 8 के अकॉर्डिंग है। अगर मुझे वो लेना है तो आप क्या करोगे? फाइल करोगे फॉर्म GST REG 32, ये फॉर्म फाइल होगा जिसका आपको जो है रिप्लाई आएगा, जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो GST REG 33 में किया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जो ऑल रिटर्न फॉर्म द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द विड्रॉल एप्लीकेशन डेट मस्ट बी फाइल। मतलब जितने भी रिटर्न हैं, जब आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइल किया तब तक के सारे रिटर्न फाइल होने चाहिए। ठीक है, और मिनिमम पीरियड जो है यहाँ पे 3 मंथ का होना चाहिए। अगर आपने 1 अप्रैल 2026 मतलब 2026 से अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए, और अगर उसके बाद किया है तो एटलीस्ट 1 टैक्स पीरियड ये होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है जब भी आप रजिस्ट्रेशन अगर 14A के अकॉर्डिंग लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर जाते हो तो वहां पे जो टाइम गैप है वो एटलीस्ट 1 टैक्स पीरियड का है। तो जिसके कारण हमें ये ध्यान में रखना है, जो क्या मैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें इस विद इन अ ईयर, विद इन अ टैक्स पीरियड मेरा जो है वो मंथली 2.5 लाख रुपए से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा नहीं जाएगा। अगर ज्यादा नहीं जाता है, ये आपने सेल्फ असेसमेंट किया, अपने बेसिस पे देखा, तब आप इसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना। अदरवाइज आप नॉर्मल रूल 8 के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है वही आप अप्लाई करना। अब क्या है? रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन। व्हाइल रूल 14A ऑफर अ सिंप्लीफाइड रूल, द नॉर्मल प्रोविजन इंक्लूडिंग द वेरिफिकेशन अंडर द रूल 8(4)A documents biometric verification if required are still applicable if risk parameters on the portal indicate high risk despite the Aadhaar verification further check may follow। देखिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है आपको किसके लिए? जिससे कि आप इजी तरीके से बिजनेस कर पाओ। लेकिन इसमें कई सारे ऐसे न्यूज चैनल के थ्रू हमें कई सारे इंफॉर्मेशन मिले हैं जिसमें कि लोग दूसरों के पैन और आधार को यूज करते हुए उनका गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और बहुत सारे फ्रॉड बिलिंग में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पे कहा गया है जो नॉर्मल प्रोविजन तो है, सारी चीजें हैं और यहां पे दिया भी जाएगा, लेकिन
आधार वेरिफिकेशन भी होगा और साथ ही अगर ये पॉसिबिलिटी लगा जो किसी तरह का कुछ गलत हो रहा है तो उस समय भी जो रिस्क पैरामीटर है उसे चेक किया जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट्स या बायोमेट्रिक है वो सब सारी चीजें भी हो सकती हैं। ये बात यहाँ पे दिया गया है। एलिजिबिलिटी हु कैन अवेल, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के बारे में दिया गया ऑन सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पे जो है वो एक क्रिटिकल मेजर जो है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के बारे में दिया गया है। जो अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है ये 2.5 लाख जो है वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ना कि ये आपका टर्नओवर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, जो मतलब अगर आपका सेल पूरे मंथ में अगर 10 लाख का हुआ है और इस पे अगर 18% टैक्स लग रहा है तो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो 1,80,000 हुआ। ये ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है ये क्या टर्नओवर है। टर्नओवर नहीं है, ये आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, जो कि उस पे टैक्स लग रहा है। वो भी कब होगा, जब आप ये सप्लाई करोगे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो आप, तो ऐसी कंडीशन में आपका 18% चार्ज होगा, क्योंकि आप उनसे जीएसटी चार्ज करोगे और वहां पे आपको टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट लेना है। तो ऐसे कंडीशन में ये ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मंथली है तो यहां पे कंफ्यूजन ये नहीं रखना है आपको। तो इसमें एडवांटेज क्या है आप अगर ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करते हो रूल 14A का, तो इसमें एडवांटेज क्या मिलेंगे आपको, फास्टर रजिस्ट्रेशन होगा आपका, जिसमें कि आपका डिले जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करने में वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। आप इजीली अपना विद इन 3 वर्किंग डेज का जो ये पीरियड है इसे फॉलो करते हुए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। साथ ही ऑथेंटिकेशन बाय आधार, इनहेंस द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और फ्यूअर फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक इन लो रिस्क सिचुएशन आएगा, जिसके कारण इजीली आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड प्रोसेस में भी रिड्यूस कंप्लायंस। ठीक है, बर्डन ऑफ वेरी स्मॉल टैक्सेबल पर्सन, ये जो बहुत छोटे बिजनेस पर्सन हैं, जो कि बहुत छोटा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, एमएसएमईज हैं, वो अपना इजीली अपना बिजनेस इनिशियल स्टेज में स्टार्ट कर पाएंगे। और जिससे कि ये स्टार्टअप के लिए, एक एमएसएमई के लिए, एक स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए, इन सब के लिए जो कि सप्लायर हैं हु हैव अ लिमिटेड B2B टैक्स लायबिलिटी ऑन बोर्ड, तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा जो वो अपना बिजनेस इजीली स्टार्ट करें। और इनको इंकरेज किया जा रहा है जिससे कि ये सारे स्मॉल बिजनेसेस विदाउट हैवी प्रोसीजरल बर्डन जो हैं वो अपने आप को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर पाएं और अच्छी तरीके से बिजनेस कर पाएं। ये सारा रूल था आपका जीएसटी का, जो कि नया आया है रूल 14A। तो इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें और विद इन अ टाइम अगर आपको रिसीव हो जाता है जो मैंने बताया आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं तो आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा या नहीं। बाकी आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।